गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं घनश्याम लवानिया गुरु कृपा क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, हम संतुलित आहार के बारे में हमारे जो टॉपिक अब तक कराए गए हैं उनमें से हमारा जो एक टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, बसा रह गया है। इसको कंटिन्यू करते हुए हमारा ये एक यूनिट जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो प्रिय मित्रों, हम चलते हैं इधर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिपिड या वसा। लिपिड या वसा। लिपिड या वसा क्या होती है? याद रखना प्रिय दोस्तों, लिपिड या जो वसा होती है ये है एक प्रकार का संतुलित भोजन का एक महत्वपूर्ण आवश्यक घटक माना जाता है। लिपिड या वसा संतुलित आहार का एक बहुत आवश्यक घटक माना गया है। और मैं बात करूं इसके बारे में लिपिड में, तो लिपिड में हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी होती है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाती है बजाय ऑक्सीजन के। वसा के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा तो क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन इस ऑक्सीजन की जो मात्रा पाई जाती है इसके अंदर कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है। वे पदार्थ हमारे जिनसे हमें एनर्जी मिलती है जो चिकने होते हैं, चिकने समस्त पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, वसा या फैट के नाम से इनको जाना जाता है, लिपिड के नाम से इनको जाना जाता है। मैं भी बता रहा था आपको लिपिड के बारे में, अर्थात लिपिड वे पदार्थ होते हैं जो वास्तव में कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। चिकने पदार्थ जो होते हैं वे समस्त पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, चिकने पदार्थ हमारे वसा कहलाते हैं। और वसा के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है बजाय किसके, ऑक्सीजन की। यानी ऑक्सीजन कैसी मात्रा में मिलेगी, कम मात्रा में, और हाइड्रोजन कैसा मात्रा में मिलेगा, ये हाइड्रोजन जो होता है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर हम जो वसा होती है, ये वसा बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल, वसा जो होती है ये बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल से मिलकर के बनी होती है। यानी वसा को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, ये वसा जब हमारी ब्रेक डाउन होती है तो ये कहीं में ब्रेक डाउन होगी, ये बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के अंदर क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। ये एनर्जी का, वसा जो होती है वो ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत मानी जाती है। वसा ऊर्जा का एक कैसा स्रोत मानी जाती है मित्रों, एक अच्छा स्रोत मानी जाती है। और 1 ग्राम जो वसा होती है उस 1 ग्राम वसा के द्वारा हमें लगभग 9.3 किलो कैलोरी, 1 ग्राम वसा के द्वारा, 1 ग्राम वसा के द्वारा, 1 ग्राम वसा के द्वारा हमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा के द्वारा हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। तो याद रखें मित्रों, इधर 1 ग्राम जो वसा होती है उस 1 ग्राम वसा के अपघटन के द्वारा हमें जो एनर्जी रिलीज होती है हमारे लिए, जो बॉडी के लिए वो एनर्जी रिलीज होती है 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी हमारी जो होती है रिलीज होती है। वो 1 ग्राम जो हमारी लिपिड होती है, 1 ग्राम जो वसा होती है, उस 1 ग्राम वसा की हमारा जब डिकम्पोज होती है उस 1 ग्राम वसा के द्वारा हमें जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होगी, यानी 1 ग्राम वसा के द्वारा हमारे लिए 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होती है, प्राप्त होती है। तो प्रिय मित्रों, मैं एक बार दोबारा से आपको ये रिपीट करा रहा हूँ यहाँ से कि जो लिपिड होता है, वास्तव में जो लिपिड होते हैं वे हमारे एनर्जी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और लिपिड जो होता है, ये लिपिड, इसके अंदर हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा पाई जाती है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो होती है वो कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है। और ऐसे पदार्थ जो हमारे कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। ये समस्त पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, लिपिड या वसा के नाम से इनको जाना जाता है। और मैंने अभी आपको बताया कि 1 ग्राम जो हमारी फैट होती है, 1 ग्राम जो लिपिड होता है, उसका जब डिकम्पोज होता है उसके द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है प्रिय मित्रों, वो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ये हमारा एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि वास्तव में 1 ग्राम जो वसा होती है, 1 ग्राम वसा के द्वारा जो हमें एनर्जी हमें मिलती है, प्राप्त होती है, वो हमारी 9.3 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो हमें प्राप्त होती है। हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे इधर, या हम बात करेंगे इधर वसा जो होती है, वसा जो होती है ये बसीय बसा एवं बसा तथा बसीय अम्ल का व्युत्पन्न,
बसा एवं बसीय अम्ल का व्युत्पन्न, बसा एवं बसीय अम्ल का व्युत्पन्न क्या कहलाता है? लिपिड के नाम से जाना जाता है। बसा एवं बसीय अम्ल का जो व्युत्पन्न होता है वो हमारा किस नाम से जाना जाता है? बसा एवं बसीय अम्ल का जो व्युत्पन्न होता है वो लिपिड के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे इधर कि बसा जो होती है, लिपिड जो होता है, लिपिड जो होता है, लिपिड, ये लिपिड कितने प्रकार का होता है? ये लिपिड 2 प्रकार का होता है। लिपिड के हमारे कितने टाइप्स हैं इधर? लिपिड के हमारे 2 प्रकार होते हैं। एक हमारा जो प्रकार होता है, एक जो हमारा प्रकार होता है वो होता है संतृप्त बसीय अम्ल। पहला प्रकार है संतृप्त बसीय अम्ल, और सेकंड वाला यदि हम टाइप के बारे में बात करेंगे तो ये प्रकार होता है असंतृप्त बसीय अम्ल। तो मित्रों मैंने अभी बताया आपको लिपिड जो होता है उसके कितने प्रकार हैं? हमारे लिपिड के 2 प्रकार होते हैं, एक संतृप्त बसीय अम्ल होता है और एक असंतृप्त बसीय अम्ल होता है। संतृप्त बसीय अम्ल का मतलब होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये कहलाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जरा ध्यान दीजिएगा इधर, लिपिड जो होता है उसके हमारे कितने प्रकार हैं? लिपिड के 2 प्रकार हैं, एक संतृप्त बसीय अम्ल होता है और एक कौन सा होता है? एक हमारा असंतृप्त बसीय अम्ल होता है। संतृप्त बसीय अम्ल जो होता है वो सैचुरेटेड हमारे होते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं इसको इंग्लिश में, और ये जो होता है असंतृप्त जो बसीय अम्ल होता है, असंतृप्त बसीय अम्ल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। यहां यदि मैं बात करता हूं संतृप्त बसीय अम्ल के बारे में, तो संतृप्त बसीय अम्ल में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में, यानी मेरा कहने मतलब ये हुआ बेबसीय अम्ल जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं संतृप्त बसीय अम्ल कहलाएंगे। और यहाँ जो असंतृप्त बसीय अम्ल होते हैं उनमें हमारा क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड की क्या पाई जाती है? प्रेजेंस पाई जाती है, उपस्थिति पाई जाती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इधर असंतृप्त बसीय अम्ल जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? असंतृप्त बसीय अम्लों के अंदर हमारा पाया जाता है डबल बॉन्ड की प्रेजेंस पाई जाती है, और इधर जो संतृप्त जो बसीय अम्ल होते हैं उनमें हमारा सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस पाई जाती है। प्रिय मित्रों, ये जो संतृप्त बसीय अम्ल है, कौन सा अम्ल? संतृप्त जो बसीय अम्ल होते हैं, ये बसीय अम्ल हमारे लिए कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं, ये हमारे लिए हानिकारक माने जाते हैं। संतृप्त बसीय अम्ल हमारी बॉडी के लिए कैसे माने जाते हैं? ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक माने जाते हैं। संतृप्त बसीय अम्ल हमारी बॉडी के लिए क्या माने जाते हैं? ये हमारी बॉडी के लिए वास्तव में हानिकारक माने जाते हैं। और ये जो हमारे असंतृप्त बसीय अम्ल होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए कैसे माने जाते हैं? बेनिफिशियल माने जाते हैं, लाभदायक माने जाते हैं। ये संतृप्त बसीय अम्ल जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए कैसा माना जाता है? हानिकारक माना जाता है। और असंतृप्त जो बसीय अम्ल होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए कैसे माने जाते हैं? ये हमारे लाभदायक प्रकृति के होते हैं, लाभदायक माने जाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बेबसीय अम्ल जिनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस पाई जाती है, वे संतृप्त बसीय अम्ल के नाम से जाने जाते हैं। और बेबसीय अम्ल जिनमें डबल बॉन्ड की प्रेजेंस पाई जाती है, ऐसे बसीय अम्लों को हम असंतृप्त बसीय अम्ल के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करेंगे इधर, ये जो हमारी संतृप्त वसा होती है, ये संतृप्त जो वसा होती है ये सर्वाधिक पाई जाती है किसके अंदर? जंतुओं के अंदर। ये किसके अंदर पाई जाती है मित्रों? ये पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है एनिमल्स से प्राप्त होती है, जंतुओं से प्राप्त होती है। ये प्रकृति से हमें प्राप्त नहीं होती, यानी प्रकृति के अंदर नहीं पाई जाती। दोबारा ध्यान देंगे इधर, संतृप्त बसीय अम्ल जो होती है इसकी सर्वाधिक मात्रा हमारी जो होती है वो किसके अंदर पाई जाती है? जंतु जो वसा होती है उसके अंदर। जंतु वसा के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है कौन सा बताइए? ये संतृप्त या सैचुरेटेड फैटी एसिड। संतृप्त बसीय अम्लों की सर्वाधिक मात्रा किसके अंदर पाई जाती है? संतृप्त बसीय अम्लों की सर्वाधिक जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है जंतु वसा के अंदर।
तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन हमारे यहाँ से एक बनता है कि सर्वाधिक मात्रा में संतृप्त अवश्य अम्लों की मात्रा किसके अंदर पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा जंतु वसा के अंदर पाई जाती है, यानी जंतु वसा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में संतृप्त अवश्य अम्ल पाया जाता है। एक बात और हमारे यहाँ पे इधर, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये जो संतृप्त अवश्य अम्ल होते हैं मित्रों, इनको एक नाम और दिया जाता है, ये कहलाते हैं वैड संतृप्त या वैड वसीय अम्ल के नाम से इसको जानते हैं। वैड वसीय अम्ल ये कहलाते हैं, वैड वसीय अम्ल के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनका हमारी बॉडी के लिए कोई उपयोग नहीं होता है, यानी उपयोग तो होता है लेकिन हमारी बॉडी के लिए कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा हानिकारक माने जाते हैं। तो याद रखना मित्रों, ये संतृप्त जो वसीय अम्ल है, मैंने बताया था आपको, ये क्या कहलाते हैं? वैड वसीय अम्ल के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए कैसे नहीं होते? उपयोगी नहीं होते, लाभदायक नहीं होते, हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, यानी हार्मफुल इफेक्ट क्या करेंगे? प्रोवाइड कराने का जो काम होता है वो संतृप्त अवश्य अम्ल का होता है। ठीक है, अब यहां पर हम एक सबसे जो बड़ी बात करने जा रहे हैं इधर, ये जो हमारी संतृप्त वसा है, संतृप्त वसा के द्वारा या संतृप्त वसीय अम्ल के द्वारा हमारा क्या निर्माण किया जाता है? इस संतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर क्या जनरेट करेगा? ये दो प्रकार की फैट बनाता है, लेकिन यहां संतृप्त जो बनाएगा वो केवल एक बनाएगा, ये कहलाएगा एलडीएफ। संतृप्त वसीय अम्ल के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जिस फैट का निर्माण किया जाता है वो फैट कौन सी फैट होती है? वो फैट होती है लो डेंसिटी फैट। मैं यहां पे लिख रहा हूं एलडीएफ का मतलब होता है मित्रों लो, डी का मतलब क्या हो गया? डी का मतलब होता है डेंसिटी और एफ का मतलब क्या होता है? फैट। तो लो डेंसिटी फैट का निर्माण कौन कर रहा है? लो डेंसिटी फैट का जो निर्माण कर रहा है वो लो डेंसिटी फैट का निर्माण कर रहा है संतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं। ये मानव शरीर के अंदर संतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं ये मानव शरीर के अंदर लो डेंसिटी फैट का निर्माण करते हैं। और मित्रों एक बात आप ध्यान रखना इधर, माना कि हमारा ये हार्ट है, इस हार्ट के अंदर हमारे चैम्बर हैं 4। इस हार्ट को जो हमारी कोरोनरी धमनी आती है, माना कि हमारा ये ब्लड को इसके अंदर ब्लड बह रहा है, ये कोरोनरी धमनी है जो हार्ट की तरफ जा रही है इधर। माना कि हमारी ये कौन सी धमनी है? कोरोनरी धमनी। और इस कोरोनरी धमनी के अंदर क्या जा रहा है? ब्लड का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। यानी इस कोरोनरी जो धमनी है, इस कोरोनरी धमनी के अंदर किसका फ्लो किया जा रहा है? बताइए। इस कोरोनरी धमनी के अंदर ये ब्लड का क्या हो रहा है? इजीली क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है ऐसे। अब यदि हमारी बॉडी के द्वारा संतृप्त अवश्य अम्ल का यदि सेवन किया जा रहा है तो संतृप्त अवश्य अम्ल क्या करेगा? ये हमारा किसके अंदर, ये ब्लड जो है, ये जो मैंने आपको रेड कलर से यहाँ पे शो किया हुआ है, ये ब्लड है। इस ब्लड के अंदर जो ये लो डेंसिटी फैट होती है, मैंने बताया था आपको, संतृप्त वसीय अम्ल हमारे कई में कन्वर्ट हो रहा है, संतृप्त वसीय अम्ल कन्वर्ट हो जाता है एलडीएफ का मतलब होता है लो डेंसिटी फैट। लो डेंसिटी फैट में हमारा ये क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। और ये लो डेंसिटी फैट की खास बात ये होती है कि ये हमारा ब्लड में तैरता रहता है, ब्लड के अंदर डूबता नहीं है। अब ये जो लो डेंसिटी फैट बनी है ये कोरोनरी धमनी के अंदर क्या होती जाएगी? ये तैरती रहती है, अर्थात ये ब्लड के अंदर क्या नहीं होती है? डूबती नहीं है। ये कोरोनरी धमनी के अंदर जो ब्लड बह रहा है उस ब्लड में ये लो डेंसिटी फैट क्या होती है? तैरती रहती है। और ऐसे ऐसे करके ये हमारा एक लेयर का क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है, जो कोरोनरी धमनी को क्या कर देता है? धीरे धीरे जम करके ये हमारी कोरोनरी धमनी की इंटरनल लेयर में ये लो डेंसिटी फैट जो होता है ये लगातार जमा होता जाता है। ये जो लो डेंसिटी फैट है ये हमारी इस कोरोनरी धमनी के अंदर क्या हो जाती है मित्रों? ये लगातार जो होती है तैरने की वजह से लगातार हमारी दीवारों पर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। और ब्लड के सर्कुलेशन में क्या आती है? प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से इसे हार्ट अटैक की समस्या पैदा होती है। तो याद रखना इधर, ये हार्ट अटैक की जो समस्या पैदा होती है वो काय की वजह से पैदा होती है? लो डेंसिटी फैट। और मैंने आपको प्रिय मित्रों अभी बताया कि जो लो डेंसिटी फैट होती है वो हमारी इस कोरोनरी धमनी के अंदर क्या होती है? तैरती रहती है। ये इसके अंदर आसानी से डूबेगी नहीं और ये लगातार तैरती रहेगी। तो ये जो हमारी कोरोनरी धमनी की जो हमारी ये वॉल है, दीवार है, इस दीवार की सतह पर लगातार जमा होती रहेगी और ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा था पहले वो सर्कुलेशन में क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी और हार्ट पर एक प्रेशर बनेगा। ये समस्या कहलाती है हार्ट अटैक के नाम से इसको जाना जाता है।
तो चलिए मित्रों, इधर मैं बताना था आपको, बताइए कि आप एक चीज बताइए मिली अब कि लो डेंसिटी फैट हमारे लिए यूजफुल है या बताइए ये हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड करा रही है। तो ये लो डेंसिटी जो फैट होती है ना, इसी की वजह से हमने इसको क्या नाम दिया है, इसको वैड वसी अम्ल मैंने इसको नाम दिया। तो लो डेंसिटी फैट हमारे लिए कैसे होती है, ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। और इसको जनरेट कौन कर रहा है, कौन बना रहा है, इसको बताइए। संतृप्त वसी अम्ल का क्या में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा लो डेंसिटी फैट का फॉर्मेशन कर रहा है बॉडी के अंदर। तो जरा ध्यान दें, संतृप्त वसी अम्ल किस प्रकार की वसा का निर्माण करते हैं, निम्न घनत्व वाली वसा। लो डेंसिटी फैट का मतलब होता है, लो डेंसिटी फैट का मीन्स होता है, लो डेंसिटी फैट का मीन्स क्या है, ये इसका मीन्स होता है निम्न घनत्व वाली वसा। तो याद रखें मित्रों, निम्न घनत्व वाली जो वसा है ये कौन बना रहा है, संतृप्त वसी अम्ल जो होता है। संतृप्त वसी अम्ल लो डेंसिटी फैट का निर्माण करते हैं। और लो डेंसिटी फैट जो होती है ये निम्न घनत्व वाली वसा के नाम से इसको जाना जाता है, जो बॉडी के लिए हानिकारक होती है। जो हार्ट अटैक जैसी समस्याएं जो पैदा होती हैं वो हमारी इसी की वजह से क्या होती हैं, जनरेट होती हैं। और यहाँ हार्ट यदि आपको याद, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इधर कि इसके अंदर चैम्बर पाए जाते हैं 4। हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है उस ह्यूमन हार्ट के अंदर जो चैम्बर पाए जाते हैं वो चैम्बर कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा में मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ जानकारियां। ये जो ह्यूमन हार्ट होता है इसके अंदर हमारे चैम्बर 4 पाए जाते हैं, जबकि मछली जो होती है, फिश जो होती है, इस फिश के अंदर जो हमारे चैम्बर पाए जाते हैं, फिश के अंदर या मछली के अंदर जो चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट के अंदर, वो हार्ट जो होता है मछली का वो कितने चैम्बर वाला होता है, 2 चैम्बर होता है। 2 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है। किसका बताइए, मछली का जो हार्ट पाया जाता है वो कितने चैम्बर वाला पाया जाता है, वो 2 चैम्बर वाला पाया जाता है। जबकि मैं बात करता हूं मेढक के बारे में। मेढक बोले तो मेढक किस वर्ग का प्राणी है, मेढक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। और मेढक का जो हृदय होता है प्रिय मित्रों, मेढक का जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर में डिवाइड रहता है, 2 आलिंद और 1 नीले। चले इधर हम बात कर रहे थे संतृप्त वसी अम्ल और असंतृप्त वसी अम्ल के बारे में। तो लो डेंसिटी फैट कौन बना रहा है बताइए, लो डेंसिटी फैट का निर्माण कर रहा है संतृप्त वसी अम्ल जो होते हैं, ये लो डेंसिटी फैट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। संतृप्त वसी अम्ल ये बनाते हैं एलडीएफ का निर्माण करना, एलडीएफ का निर्माण करता है। एलडीएफ का मतलब लो डेंसिटी फैट या निम्न घनत्व वाली वसा। तो निम्न घनत्व वाली वसा का जो निर्माण करता है वो कौन करता है, संतृप्त वसी अम्ल इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक प्रिय मित्रों हमारा है इधर असंतृप्त वसी अम्ल के बारे में बात करेंगे। इधर ये असंतृप्त वसी अम्ल है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है एचडीएफ। एचडीएफ का मतलब होता है हाई डेंसिटी फैट। ऐसे क्या हो गया हाई, डी का मतलब क्या हो गया डेंसिटी, हाई डेंसिटी, एफ का मतलब क्या हो गया फैट। या हिंदी में बात करें तो उच्च घनत्व वाली वसा। हिंदी में यदि मैं बात करूं तो उच्च घनत्व वाली वसा। याद रखना ये उच्च घनत्व वाली जो वसा होती है ये हमारे लिए कैसी होती है, हमारे लिए लाभदायक होती है। उच्च घनत्व वाली जो वसा होती है इसका निर्माण कौन करता है, असंतृप्त वसी अम्ल जो होते हैं। ये असंतृप्त वसी अम्ल जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एचडीएफ यानी हाई डेंसिटी फैट का निर्माण करते हैं, उच्च घनत्व वाली वसा का निर्माण करते हैं। उच्च घनत्व वाली जो वसा होती है ये मानव के लिए कैसी होती है, लाभदायक होती है, हानिकारक नहीं होती है। तो याद रखें हाई डेंसिटी फैट जो होती है ये हमारे लिए क्या होती है, ये हमारे लिए लाभदायक होती है। जबकि निम्न घनत्व वाली जो वसा होती है इसका हमारे लिए कोई ज्यादा यूज नहीं होता है, ये हमारे लिए कैसी होती है, हानिकारक होती है। और ये हाई डेंसिटी जो फैट होती है, मैंने अभी बताया था आपको कि जो कॉर्नरी धमनी होती है, माना कि इसके अंदर हमारा ब्लड क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। माना कि हमारा क्या है, धमनी है, और इस धमनी के अंदर हमारा ब्लड क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है ऐसे। और याद रखना ये एचडीएफ जो होगी ये एचडीएफ काई के अंदर डूब जाती है, इस ब्लड के अंदर आसानी से क्या हो जाती है, डूब जाती है, अर्थात ये दीवारों पर जमा नहीं होती। अतः इसका हमारे लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, उपयोग में लाई जाती है हमारे द्वारा, या हमारे द्वारा जो ज्यादा मात्रा में उपयोग में लाया जाने वाली जो फैट होती है
वो हमें इस फैट को हमारे द्वारा काम में लिया जाना चाहिए, यानी असंतृप्त वसीय अम्लों को हमारे द्वारा यूज में लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं होते, ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। कौन से वाले? संतृप्त वसीय अम्ल हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, जबकि असंतृप्त वसीय अम्ल हमारी बॉडी को लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। अतः हमारे द्वारा अधिक मात्रा में ऐसे असंतृप्त या अनसैचुरेटेड या असंतृप्त वसीय अम्लों को काम में लिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा हाई डेंसिटी फैट का फॉर्मेशन किया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं इधर वसा के। हम यहाँ पर प्रकार बताएंगे आपको कि वसा जो होती है, वसा जो होती है, वसा दो प्रकार की होती है, जिनमें से मैं बात कर रहा था आपको भी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहां पर क्वेश्चन हमारा एक बनता है, वह वसा जो कमरे के तापमान पर, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइए वो किस नाम से जानी जाती है? वो हमारी कहलाती है ऑयल या तेल। तेल जो होता है, ये तेल जो होता है, ये कमरे के तापमान पर कैसी अवस्था में पाया जाता है मित्रों? ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यहीं से हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बनता है, वह वसा जो कमरे के तापमान पर, जो कमरे के तापमान पर कैसी अवस्था में पाई जाती है मित्रों? ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में होती है। अच्छा, उसको मैंने क्या नाम दिया बताइए? वो हमारा होगा घी। घी जो होता है, यह एक प्रकार की वह वसा होती है जो हमारे रूम के टेम्परेचर पर कैसी कंडीशन में पाई जाती है? सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। और एक वह वसा जो कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सी वसा होगी? वो हमारा ऑयल होता है। तो चले इधर, मैंने बताया अभी, वह वसा जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है वो तेल हो गया, और वह वसा जो कमरे के तापमान पर कैसी कंडीशन में पाई जाती है? सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, वो क्या हो गया? वो हमारा घी हो गया। चले इधर मित्रों आगे बात करते हैं अपन कि निम्न, अच्छा एक पॉइंट और ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने अभी आपको बताया कि जो निम्न घनत्व वाली होती है, निम्न घनत्व वाली वसा, निम्न घनत्व वाली वसा, जिसको मैंने नाम दिया LDF, लो डेंसिटी फैट, ये हमारे लिए कैसी होती है? ये हमारे लिए हानिकारक होती है। ये हमारे लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। अगर हम क्या करें, यदि हमें माना कि हमारी ये धमनी है, इस धमनी के अंदर क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा है। इस धमनी के अंदर क्या बह रहा है? इस धमनी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है ऐसे, और यहां पर इस प्रकार से हमारा ये क्या जमा हो गया इसकी दीवारों पर? ये इसकी दीवारों पर लो डेंसिटी फैट क्या हो गया? जमा हो गया। अब समस्याएं हमारी आती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कम हो जाता है, वो हमारा लो डेंसिटी फैट की वजह से होता है। क्यों ना हम ऐसा करें, यदि हमें इस लेयर को यहां से क्या करना है? हटाना है। यदि लो डेंसिटी फैट जो हमारी इस धमनी के अंदर जमा हो चुका है, यदि हमें इसको यहां से रिमूव करना है, तो हमारे द्वारा अत्यधिक मात्रा में क्या खाया जाना चाहिए बताइए? हाई डेंसिटी फैट यानी HDF का सेवन किया जाना चाहिए। यदि हमें इस लो डेंसिटी फैट को यहां से क्या करना है? रिमूव करना है, तो हमारे द्वारा किसका सेवन किया जाना चाहिए बताइए? हमारे द्वारा हाई डेंसिटी फैट या हमारे द्वारा उच्च घनत्व वाली वसा, हमारे द्वारा उच्च घनत्व वाली वसा का सेवन किया जाना चाहिए, ताकि ये हमारा जो LDF होता है और निम्न घनत्व वाली जो वसा है, ये यहां से क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, और हम पहले की तरह हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाए? सुचारू रूप से चालू हो जाए। अतः हमारे द्वारा हाई डेंसिटी फैट या उच्च घनत्व वाली वसा का सेवन किया जाना चाहिए। चलिए मित्रों अब आगे चलते हैं इधर, यानी हमें निम्न घनत्व वाली वसा को काम में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि निम्न घनत्व वाली वसा हमारी बॉडी को क्या बना देती है? बीमार बना देती है। और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो हमारी किसी वजह से होती हैं? LDF की वजह से। अतः इसको यदि मुझे रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए हाई डेंसिटी फैट का यूज किया जाना चाहिए। अब ये मिलेगी कहां से?
इसके बारे में हम बात करते हैं कि हमें वास्तव में हाई डेंसिटी फैट कहां से प्राप्त होती है। हाई डेंसिटी फैट हमें कहां से प्राप्त होती है। अच्छा, यहां मैं बात कर रहा था अभी हाई डेंसिटी फैट, हाई डेंसिटी फैट या SDF, उच्च घनत्व वाली वसा। हाई डेंसिटी फैट का मतलब होता है मित्रों उच्च घनत्व वाली वसा। अब ये उच्च घनत्व वाली जो वसा है ये मिलेगी कहां से। आपने नाम सुना होगा ओमेगा 3, आपने नाम सुना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये ओमेगा 3 जो वसीय अम्ल होता है ये किस प्रकार का वसीय अम्ल है बताइए। ये हमारा एक प्रकार का असंतृप्त वसीय अम्ल है। ये एक प्रकार का कैसा अम्ल है मित्रों, ये असंतृप्त वसीय अम्ल है जो हमारे बॉडी के अंदर काय का फॉर्मेशन करता है, हाई डेंसिटी फैट का निर्माण करता है। मैंने अभी बताया आपको उच्च घनत्व वाली जो वसा होती है उसका हमारे द्वारा यूज किया जाना चाहिए और ये मिलेगी कहां से। यानी आपने नाम सुना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है एक प्रकार का कैसा एसिड माना जाता है, ये असंतृप्त वसीय अम्ल माना जाता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये हाई डेंसिटी फैट का क्या करता है, निर्माण करता है। तो बॉडी के अंदर हाई डेंसिटी फैट का निर्माण करता है कौन बताइए, असंतृप्त वसीय अम्ल जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर HDF यानी हाई डेंसिटी फैट या उच्च घनत्व वाली वसा, उच्च घनत्व वाली वसा का क्या करता है, उच्च घनत्व वाली वसा का क्या करता है मित्रों, निर्माण करता है। और ये असंतृप्त वसीय अम्ल हमारा किसके अंदर पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है ओमेगा 3 जो वसीय अम्ल होते हैं उन ओमेगा 3 वसीय अम्लों के अंदर सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई, ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है उसके अंदर हमारा पाया जाता है असंतृप्त वसीय अम्ल और ये हाई डेंसिटी फैट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा ये जो असंतृप्त वसीय अम्ल है, असंतृप्त वसीय अम्ल, और ये काय के अंदर मिलेगा बताइए, ये मिलेगा मछली के तेल में, मछली का तेल, ये मिलेगा मछली के तेल के अंदर, ये मिलेगा सोयाबीन के अंदर, सोयाबीन का तेल जो आता है उसके अंदर, सोयाबीन के तेल के अंदर, ये मिलेगा सूरजमुखी के तेल के अंदर, सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल इसके अंदर, इन सभी के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, इन सभी के अंदर हमारा पाया जाता है असंतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा पाई जाती है। प्रिय मित्रों यहां एक क्वेश्चन और मैं बताने जा रहा हूं आपको। इधर ये जो मछली का जो तेल है, इस मछली के तेल के अंदर एक विटामिन और पाई जाती है। वो अधिकतर ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि मछली के तेल के अंदर जो विटामिन मौजूद रहती है वो कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन डी। और इस विटामिन डी का निर्माण हमारा धूप की सहायता से होता है, अतः इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो सनशाइन विटामिन के नाम से जो विटामिन जानी जाती है वो विटामिन है हमारी विटामिन डी। विटामिन डी जो होती है वो सनशाइन विटामिन के नाम से इसको जाना जाता है। और मित्रों मैंने अभी बताया आपको मछली का जो तेल होता है, इस मछली का तेल जो होता है वो किस प्रकार का वसीय अम्ल है, वो असंतृप्त वसीय अम्ल माना जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर हाई डेंसिटी फैट या उच्च घनत्व वाली वसा का क्या करता है, निर्माण करता है। तो बताइए उच्च घनत्व वाली वसा का निर्माण कौन से वसीय अम्ल करते हैं। क्वेश्चन बनता है हमारे यहाँ से कि उच्च घनत्व वाली वसा का निर्माण करने वाला जो वसीय अम्ल है वो असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। सोयाबीन के तेल के अंदर पाए जाने वाला वसीय अम्ल कौन सा है, असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चन पटअप होते हैं यहाँ से। सूरजमुखी का जो तेल है उस सूरजमुखी के तेल के अंदर किस प्रकार की वसा पाई जाती है या किस प्रकार के वसीय अम्ल पाए जाते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है। और एक बात और, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां से हमारा बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से हमारा एक कि सर्वाधिक मात्रा में, क्वेश्चन आया हुआ है सर्वाधिक मात्रा में ओमेगा 3, सर्वाधिक मात्रा में ओमेगा 3 वसीय अम्ल, सर्वाधिक मात्रा में ओमेगा 3 वसीय अम्ल की जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है मित्रों अलसी के अंदर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए
कि सर्वाधिक मात्रा में जो फैटी एसिड पाया जाता है, ओमेगा 3 जो बसीय अम्ल की मात्रा पाई जाती है, वो हमारी काय के अंदर पाई जाती है, अलसी के अंदर पाई जाती है। प्रिय मित्रों, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इधर ये सारे के सारे जो बसीय अम्ल होते हैं ये किस प्रकार की, बताइए, ये जो हमारे सारे के सारे जो तेल हैं ये किस वसा का निर्माण करेंगे बॉडी के अंदर, हाई डेंसिटी फैट। और हाई डेंसिटी फैट रिमूव करती है किसको, बताइए, लो डेंसिटी फैट को हटा देती है, और हम पहले की तरह क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। और जो हमारी धमनी के अंदर जो लेयर बनी हुई है किसकी, बताइए, लो डेंसिटी फैट की, वो वहां से धीरे धीरे रिमूव होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे द्वारा हाई डेंसिटी फैट का यदि हमारी बॉडी में आपको निर्माण करना है, अपनी बॉडी के अंदर यदि निर्माण करना है, तो हमें हाई डेंसिटी फैट वाले ऑयल का सेवन किया जाना चाहिए, जिसमें हमारे सोयाबीन का तेल आता है, सूर्यमुखी का तेल है, मछली का जो तेल है, और इधर मैंने बताया सर्वाधिक मात्रा में जो ओमेगा 3 जो हमारा फैटी एसिड पाया जाता है, या ओमेगा 3 जो बसीय अम्ल की जो मात्रा पाई जाती है, वो किसके अंदर पाई जाती है, अलसी के अंदर पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मात्रा में ओमेगा 3 बसीय अम्ल की मात्रा किसके अंदर पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा सर्वाधिक मात्रा में ओमेगा 3 बसीय अम्ल की जो मात्रा पाई जाती है, वो पाई जाती है किसके अंदर, वो हमारी इस अलसी के अंदर पाई जाती है। चलिए मित्रों, हम आगे बढ़ेंगे इधर। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे नोट करते हुए चलें, साथ साथ मेरे साथ जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ये टॉपिक सारा यहाँ इसको अपने हैंड राइट्स नोट्स बनाते हुए चले आगे की तरफ। मैंने बताया अभी हाई डेंसिटी फैट क्या करती है, लो डेंसिटी फैट को क्या कर देती है, रिमूव करने का काम करती है। यानी उच्च घनत्व वाली जो वसा होती है वो निम्न घनत्व वाली वसा को क्या कर देती है, वहां से रिमूव कर देती है। अब आगे बात करते हैं, हमारा यहाँ पे एक वसा और है जिसका नाम होता है ट्रांस फैट, जिसका नाम है ट्रांस फैट। कौन सी फैट है मित्रों, ट्रांस फैट। यदि मैं तेलों को बहुत ज्यादा क्या करूं, गर्म करूं, देखिए ट्रांस फैट जो होती है ये नेचुरली नहीं पाई जाती, या ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। ये प्राकृतिक रूप से क्या होती है, नहीं पाई जाती। मेरे को क्या करना है, यदि मैंने ऑयल को क्या किया, ऑयल को मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया, अत्यधिक गर्म किया। अत्यधिक गर्म करने पर ये काय में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है ट्रांस फैट के अंदर। तो यहां से भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि जब तेलों को अत्यधिक गर्म किया जाता है, कि जब तेलों को अत्यधिक मात्रा में गर्म किया जाता है तो बनने वाली जो वसा है वो क्या कहलाती है, वो वसा कहलाती है ट्रांस फैट कहलाती है। यानी जब तेलों को हम उबालते हैं, तेलों को बहुत समय तक यदि हम उबालते हैं तो एक फैट का निर्माण होता है, वो फैट हमारी कहलाती है ट्रांस फैट। और बाजार के अंदर मित्रों एक भी ऐसी मिठाई नहीं है जिसके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा नहीं पाई जाती, क्योंकि हमें यदि मिठाई को बहुत ज्यादा हमें क्या बनाना है, स्वादिष्ट बनाना है, तो उस मिठाई के अंदर किसकी मात्रा होगी, उस मिठाई के अंदर हमारी ट्रांस फैट की क्वांटिटी पाई जाती है। तो चलिए मित्रों, मैंने बताया अभी ऑयल को जब हम बहुत ज्यादा उबालेंगे, उबालने पर हमारा एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, और वो नया पदार्थ हमारा ट्रांस फैट के नाम से जाना जाता है। और मैंने अभी बताया हलवाई जो होते हैं वो मिठाई को जब बहुत ज्यादा क्या बनाते हैं, टेस्ट बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की फैट मिलाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांस फैट कहते हैं। इस ट्रांस फैट की हेल्प से वो मिठाई बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, स्वादिष्ट हो जाती है। तो बाजारों में क्वेश्चन बनता है इधर, बाजारों में बिकने वाली मिठाई को स्वादिष्ट बनाने के लिए, बाजारों में बिकने वाली मिठाई को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए बताइए किसकी मात्रा कम मिलाई जाती है, के लिए ट्रांस फैट की मात्रा कम मिलाते हैं। ट्रांस फैट की मात्रा को काम में लाते हैं। बाजारों में जो मिठाई बिकती है उसको ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए अपन क्या काम मिलाते हैं, ट्रांस फैट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए आगे हमारा एक क्वेश्चन और बनता है यहां से इधर। मैंने बताया अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि बाजारों में बिकने वाली मिठाई को बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए ट्रांस फैट का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। एक आपने टॉपिक सुना होगा हाइड्रोजनीकरण, आपने एक नाम सुना होगा हाइड्रोजनीकरण, बहुत अच्छा टॉपिक है हाइड्रोजनीकरण, ये सी के अंदर आएगा।
यानी वनस्पति जो तेल हैं, वनस्पति तेल, वनस्पति तेलों को, वनस्पति जो तेल होते हैं ये कैसी वसा होती है? असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। वनस्पति जो तेल होते हैं, वनस्पति जो तेल होता है कैसा वसीय अम्ल होता है? ये हमारा एक प्रकार का असंतृप्त फैटी एसिड होता है, असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। लेकिन इसका यदि मैं क्या करा देता हूं, इसका यदि मैंने करा दिया हाइड्रोजनीकरण करा दिया, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में मैंने करा दिया, और यहां पर कौन कौन से उत्प्रेरक काम मिलाएंगे? निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ध्यान रखना इधर, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में हम कौन कौन से उत्प्रेरक काम में लाते हैं? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम। इन तीनों का उत्प्रेरकों का यूज किया जाता है हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में। यानी जब वनस्पति जो तेल होते हैं, इन वनस्पति तेलों की क्रिया जब हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होती है, और कौन सा उत्प्रेरक काम मिला रहे हैं अपन? निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम। इन तीनों उत्प्रेरकों का यूज किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के प्रोसेस में। और यहां पर हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो यहां पर हमारा जो बनेगा वो वनस्पति किसका निर्माण होगा? घी का निर्माण होगा, या ये हमारा कहलाता है डालडा। तो प्रिय मित्रों जरा ध्यान दें, क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा? यहां से वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में किस प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? ये प्रोसेस होता है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया। वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस होता है मित्रों, वो प्रोसेस हमारा कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। और हाइड्रोजनीकरण की प्रोसेस में हम कौन कौन से उत्प्रेरक काम मिलाते हैं? निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम। इन तीनों उत्प्रेरकों का यूज किया जाता है किसके लिए? हाइड्रोजनीकरण के प्रोसेस के लिए। निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम, इन तीनों प्रकार के उत्प्रेरकों का यूज किया जाता है किस प्रोसेस में? हाइड्रोजनीकरण के प्रोसेस में। और हाइड्रोजनीकरण है क्या चीज? वनस्पति तेलों से वनस्पति घी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, मैं लिख देता हूं यहां पे इधर, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी के निर्माण या का निर्माण किस प्रोसेस के द्वारा होता है? हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो यहां से हमारा यह क्वेश्चन बन जाता है इधर कि वनस्पति जो तेल हैं, उन वनस्पति तेलों से हमारा काय का निर्माण हो रहा है? उन वनस्पति तेलों से हमारा वनस्पति घी का जो निर्माण हो रहा है वो हाइड्रोजनीकरण के प्रोसेस के द्वारा होता है। और इसमें उत्प्रेरक काम मिलाए जाते हैं निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम। आगे बात करेंगे इधर, एक आपने नाम सुना होगा विकृत गंधता। एक टॉपिक है हमारा अलग से इसी के अंदर, फैट के अंदर, विकृत गंधता। विकृत गंधता यानी जब खाद्य वस्तुएं है क्या चीज? विकृत गंधता यानी जब खाद्य वस्तुएं काय के संपर्क में आती हैं? प्रकाश एवं वायु के संपर्क में आती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। जब लंबी समय तक खाद्य वस्तुएं प्रकाश एवं वायु के संपर्क में आती हैं तो उनका क्या हो जाता है मित्रों? उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने की वजह से वे क्या हो जाती है? खराब हो जाती हैं, उनके अंदर से स्मेल आना प्रारंभ हो जाती है। यही प्रोसेस हमारा कहलाता है विकृत गंधता। विकृत गंधता का मतलब यह हुआ जब खाद्य वस्तुएं लंबे समय तक प्रकाश एवं वायु के संपर्क में आती हैं, तो प्रकाश एवं वायु के संपर्क में आने पर उनके अंदर से स्मेल आना प्रारंभ हो जाती है, अर्थात उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। और इसी ऑक्सीकरण की वजह से वो वस्तुएं क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं, उनके अंदर से बदबू आना प्रारंभ हो जाती है। इसे अपन काय के नाम से जानते हैं? विकृत गंधता के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट आते हैं, जो चिप्स की जो हमारी थैलियां आती हैं, उन थैलियों के अंदर एक गैस फिल रहती है। उन चिप्स की थैलियों के अंदर एक गैस भरी जाती है। ये गैस हमारी कौन सी गैस होती है मित्रों? ये गैस होती है नाइट्रोजन गैस। चिप्स की थैलियों में उनको लंबे समय तक यदि हमें चिप्स को यदि सुरक्षित यदि रखना है, तो लंबे समय तक यदि हमें चिप्स को यदि सुरक्षित रखना है तो उन पाउच के अंदर या उन चिप्स की थैलियों के अंदर जो गैस फिल की जाती है वो गैस हमारी नाइट्रोजन गैस होती है। क्योंकि नाइट्रोजन कैसे गैस है बताइए? इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है आसानी से, नाइट्रोजन गैस का आसानी से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए चिप्स के पैकेट के अंदर जो गैस फिल की जाती है वो कौन सी गैस होती है? वो नाइट्रोजन गैस होती है।
और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस की जो परसेंटेज पाया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो कितना पाया जाता है, 78% मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल के अंदर। तो वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना परसेंट पाया जा रहा है, 78% मात्रा पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, ये पाई जाती है वायुमंडल के अंदर। चले आगे की तरफ, एक हमारा यहां पे बनता है कोलेस्ट्रॉल, एक है हमारा यहां पे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी हमारा दो प्रकार का होता है, ये एक वसा का व्युत्पन्न है। बात कर रहा था मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल, प्रिय मित्रों, कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का वसा का क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। यह भी वसा का क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का वसा का क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। और यह भी हमारा दो प्रकार का है, एक होता है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल LDC, और एक होता है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, उच्च घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल। और एक होता है, एक हमारा हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण हमारी बॉडी के अंदर होता है। लो डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका निर्माण किसके अंदर होता है, इसका निर्माण बॉडी के अंदर होता है। जबकि हमारा ये जो होता है, ये जंतुओं के वसा के अंदर प्राप्त होती है, या जंतु के वसा के अंदर, या जंतुओं से जो प्राप्त होती है, या जंतुओं के अंदर जो वसा होती है, उस वसा के अंदर हमें कौन सी डेंसिटी मिलेगी बताइए, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल आर अचीवमेंट, यानी आर ऑब्टेन्ड बाय द एनिमल फैट। जंतुओं की जो वसा होती है, उस जंतुओं की वसा के अंदर हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जबकि लो डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल होता है मित्रों, वो हमारी बॉडी के अंदर ही पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इधर लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल ये हमारी बॉडी के अंदर बनता है, और एक हमारा हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जंतुओं की वसा के अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है। तो याद रखें, क्वेश्चन हमारे दो बनेंगे यहां से। इधर एक हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमें कहां से प्राप्त होता है, वो जंतुओं के अंदर जो वसा होती है वहां से प्राप्त होता है। जबकि हमारा जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है ये बॉडी के अंदर ही हमारा बनता है। अच्छा मित्रों, एक बात और मैंने बताया था आपको, जो सनराइज होती है, सन के द्वारा जो रेज आती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, पराबैंगनी जो किरणें आती हैं, इसका लगभग हमारा कितना परसेंट भाग एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन मंडल जो होती है रास्ते में हमारा जो वायुमंडल होता है उसमें वहां पर हमारी एक ओजोन लेयर होती है। उस ओजोन लेयर के द्वारा हमारा जो लगभग 93% जो भाग होता है अल्ट्रावायलेट रेज का, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बाकी का जो 7% भाग होता है, ये 7% भाग हमारा कहाँ पे आता है, ये हमारा कहाँ आ जाता है, ये जमीन पर, यानी हमारे इस पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी जगत पर आना प्रारंभ होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके अपघटन के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर एक विटामिन का निर्माण होता है, वो विटामिन होती है डी। कोलेस्ट्रॉल के अपघटन के द्वारा, और कोलेस्ट्रॉल का अपघटन कौन कर रहा है हमारे इधर, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है ये क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल का विघटन करेगी और विटामिन डी का क्या करेगी बताइए, निर्माण करेगी। चलिए मित्रों, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हमारा जो बसा है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो है उस नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, और एक नए टॉपिक के साथ मैं पुनः दोबारा से उपस्थित होऊंगा आपके बीच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरा एक और आपसे कथन है कि आप लॉकडाउन में घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें और नियमित रूप से अपना अध्यापन कार्य जारी रखें। मैं यहाँ रीट लेवल फर्स्ट सेकंड की और इसके अलावा जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए मैटर आपको लगातार अवेलेबल कराता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।